Most welcome to our NCERT Best Notes with Best Explanation Playlist Series। आज हम लोग NCERT क्लास 10 के विज्ञान का अध्याय 10 यानी प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये इसका नोट्स करेंगे। पहला टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस अध्याय में पढ़ना क्या है, तो प्रकाश की प्रकृति और इससे जुड़ी दो मुख्य घटनाओं यानी परावर्तन, रिफ्लेक्शन और अपवर्तन पर केंद्रित है। यह चैप्टर जो है परावर्तन और अपवर्तन पर केंद्रित है। प्रकाश क्या है, फर्स्ट टॉपिक हमारा प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट, परिभाषा क्या होगी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। यानी प्रकाश क्या होती है, तो ऊर्जा का ही एक रूप होती है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। कोई भी वस्तु जो हम देखते हैं प्रकाश की मदद से ही देखते हैं। संचरण कैसे होगा, प्रोपेगेशन, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है यानी स्ट्रेट लाइन में चलता है प्रकाश। चाल कैसी होगी प्रकाश का, तो जनरली निर्वात में जो होता है यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतनी होती है। यानी प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको इस फिगर से आप समझ सकते हैं। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा प्रकाश की कोई किरण है जो आपतित हो रही है। प्रकाश की एक किरण है जो आपतित होती है, ये आपका दर्पण है। ये जो पॉलिश किया हुआ पार्ट है उसको ऐसे ऐसे किया जाता है, और जब भी कोई आपतित किरण प्रकाश की पड़ती है तो वो परावर्तित होके वापस टकराने के बाद चली जाती है। और ये जो एंगल होता है आपतन कोण, एंगल आई, जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और उसी सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आपतित किरण बन के आती है, टकराने के बाद ये जो लाइन आपको डॉटेड लाइन से दिख रहा है ये नॉर्मल है जो कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होता है। और परावर्तित किरण जो होती है और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही बिंदु यानी एक ही तल पे होते हैं। और ये मिरर या कोई भी सरफेस जो है जिससे टकराती है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह जैसे दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो जब किसी प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से यानी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी प्रकाश की किरण का आना, सरफेस से टकराना और वापस लौट जाना उसी मीडियम में, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरह के नियम हैं। तो पहला नियम क्या है, आपतन कोण जो होगा यानी एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। यहाँ जो हम एंगल देख रहे थे, ये वाला जो एंगल था वो आपतन कोण का एंगल था, ये वाला ये आपतन कोण का था यानी एंगल आई, और ये एंगल आर है। तो ये दोनों हमेशा बराबर होगा, मतलब जिस वे में आएगी उसी वे में वो प्रकाश की किरण लौट जाएगी। आपतित किरण, दूसरा जो परावर्तन के नियम का दूसरा पार्ट है, दूसरा नियम है, आपतित किरण जो होती है इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, और आपतन बिंदु पर का विलंब, ये तीनों जो होती है एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये दो नियम जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम था। अब आते हैं गोलीय दर्पण। इस चैप्टर में मेनली गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ये होता क्या है, तो किसी भी गोल सरफेस जो है उसका ये पार्ट होता है, टूटा हुआ पार्ट होता है, जो किसी सरफेस यानी गोल स्फेयर से हम लोग इसको काट के निकालते हैं, बनाते हैं। अवतल दर्पण ऐसी होती है जिसका पॉलिश वाला पार्ट पीछे होता है, इधर से देखने वाला पार्ट होता है और ये वाला पीछे जो है पॉलिश वाला पार्ट है। और उत्तल दर्पण में पॉलिश वाला पार्ट आगे होता है और देखने वाला पीछे होता है।
ये ऐसे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है गोलाकार होती है। यानी गोलीय दर्पण कैसी दर्पण होगी, जिनका परावर्तक पृष्ठ जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं वो गोलाकार होती है। जो हमारे घरों में होता है वो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। लेकिन गोलीय दर्पण जो होगी उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, तो गोलाकार होगा। अब आइए विशेषता को डिस्कस करते हैं। तो विशेषता में अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या विशेषता हैं। तो संरचना कैसी होगी, तो परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, किसमें, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। प्रकृति कैसा होगा, तो अभिसारी किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। अवतल दर्पण जो होती है अभिसारी यानी कन्वर्जिंग प्रकृति की होती है, जो किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देती है। और उत्तल दर्पण जो होते हैं अपसारी होते हैं, वो क्या करेंगे, तो किरणों को मुख्य अक्ष से दूर फैला देते हैं। इसके लिए आप एक पिक्चर देखिए, यहाँ पिक्चर में अवतल दर्पण दिखाया गया है। अवतल दर्पण क्या करती है, जब भी पैरेलल रेज इसके ऊपर पड़ता है तो किरणों को मोड़ के ये क्या करता है, यहाँ पे जस्ट अभी पढ़े थे ना, अभिसारी है, किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। किरणों को मुख्य अक्ष के ओर मोड़ के यहाँ पे फोकस पे केंद्रित कर देता है। लेकिन ये जो है उत्तल दर्पण क्या करता है, तो किरणों को दूर फैला देता है, किरणों को मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है। इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर यानी अपसारी दर्पण कहते हैं। अब प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और आभासी दोनों तरह का बना सकता है। अवतल दर्पण जो है प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है और आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। आगे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी केवल आभासी ही बनाता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। उपयोग देख लेते हैं, उपयोग में क्या है, तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सेविंग दर्पण में और सौर भट्टियों में यूज़ किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण यानी रियर व्यू मिरर के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं किरण आरेख पे। तो रे डायग्राम्स क्या होगा इसका, रे डायग्राम होता क्या है, किरण आरेख क्या होते हैं, तो किरण आरेख जो है ज्यामितीय चित्रण होता है। किरण आरेख ज्यामितीय चित्रण होता है जिनका उपयोग दर्पणों और लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं ना कि स्थिति, पोजीशन, आकार और प्रकृति, नेचर को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब किरण आरेख बनाने के लिए वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के शीर्ष से कम दो विशिष्ट यानी सरल प्रकाश किरणों का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। गोलीय दर्पणों के लिए महत्वपूर्ण किरणें, तो गोलीय दर्पण जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट रेज जो स्फेरिकल मिरर्स के लिए होते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गोलीय दर्पणों यानी अवतल और उत्तल जो हैं दो प्रकार की होती है। के लिए प्रतिबिंब बनाने हेतु आमतौर पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो किरणों का उपयोग किया जाता है। देखते हैं कौन कौन से किरण हैं। या तो आप मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले लीजिए, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की होती है। इसमें क्या होता है, तो जो किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं यानी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरती है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण भेजते हैं तो वो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में क्या होगी कि फोकस से होकर गुजरती है। और उत्तल दर्पण के केस में क्या होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखिए अवतल दर्पण का केस दिखाया गया है। अवतल दर्पण में जब भी आप ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण भेजे तो टकराने के बाद वो फोकस से गुजरी। और यहाँ पे अगर आप उत्तल दर्पण में कोई किरण भेजे तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण हम भेज रहे हैं तो क्या होगा, टकराने के बाद वो दूर होती हुई प्रतीत होती है और फोकस से आती हुई प्रतीत, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब दूसरा किरण अगर हम के बारे में डिस्कस करें तो फोकस से गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण यानी रे पासिंग थ्रू या अपियरिंग टू पास थ्रू फोकस, ये कौन सी है, तो जो किरण फोकस से गुजरती है या उत्तल दर्पण में ये फोकस से गुजरती है वाली या उत्तल दर्पण में फोकस की ओर
निर्देशित होती है। ये फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है ना, ये अवतल दर्पण के बारे में लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के बारे में, कि जो किरण फोकस से होकर गुजरती है या उत्तल दर्पण में फोकस की ओर निर्देशित होती है, वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जस्ट इसका अपोजिट है जो अभी जस्ट पढ़े थे, कि अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो फोकस से क्रॉस करके निकल गया, लेकिन अगर आप उल्टा भेजें, इसको फोकस से पास करते हुए भेजें, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जस्ट इसी का उल्टा वाला पार्ट है कि जो किरणें फोकस से होकर गुजरती है वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो फोकस से होते हुए अगर आप भेजते हैं किरण को, ये देखिए किरण को हम फोकस से होते हुए भेजे हैं, तो वो वापस टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। यही केस आप उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अगर आप मुख्य अक्ष अगर आप फोकस की ओर फोकस करते हुए किरण को भेजेंगे, तो ये फोकस से जाते हुए पास करते हुए मालूम पड़ती है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट, कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अगर हम या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण भेजते हैं, रे पासिंग थ्रू और अपियरिंग टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो तब क्या होगा, तो जो किरण वक्रता केंद्र यानी सी से होकर गुजरती है या उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होती है, तो क्या होगा कि परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, क्योंकि वह अभी लंबवत या नॉर्मली टकराती है। यानी अगर आप वक्रता केंद्र पे फोकस करके भेज देंगे, अगर आप सी को टकराते हुए किसी किरण को भेजते हैं, तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वो वापस लौट जाती है। अगर आप ऐसे भेजेंगे तो वो वापस चली जाएगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो किरण उस मिरर पे 90 डिग्री पे पड़ती है। अगर आप उत्तल दर्पण के केस में देखें तो भी वही होगा। अगर आप किसी प्रकाश किरण को सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पे फोकस करके भेजेंगे, तो वो जैसे जाएगी वैसे ही वापस लौट जाएगी। अब लास्ट वाला है, ध्रुव पर अगर आपतित किरण आप डालते हैं यानी रे इंसिडेंट करते हैं पोल पे, तब क्या होता है, तो जो किरण आप ध्रुव पर मुख्य अक्ष से कोई कोण बनाते हुए आपतित अगर करते हैं आप या होती है, तो वह परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। यानी अभी जो आप पढ़े थे, एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है, उसी परावर्तन नियम को वो एक्सप्लेन करते हुए वो वापस लौट जाता है। इसका भी फिगर आप देख सकते हैं कि हम क्या किए हैं इस फिगर में अवतल दर्पण पे हम लोग आपतित किरण भेजे हैं जो पोल को टच करती है। तो पोल को जिस एंगल से टच की यानी एंगल आई से टच की, तो एंगल आर से वो वापस चली जाएगी क्रॉस करके। उसी तरह यहाँ उत्तल दर्पण में भी होगा, पोल पे वो जिस एंगल से गिरेगी एंगल आई से, तो एंगल आर से वो वापस निकल जाएगी। आगे अब देखते हैं क्या है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का कौन कौन सा स्टेज बनता है, अवतल दर्पण में टोटल 6 केस बनता है, वो हम लोग देखेंगे। तो अवतल दर्पण में पहला केस है कि अनंत पे अगर बिंब यानी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दूसरा केस है कि सी पे रखेंगे। फिर तीसरा केस है सी से परे यानी सी से थोड़ा पीछे रखेंगे। तीसरा केस जब पढ़ेंगे तो सी पे वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वो सब पढ़ेंगे। चौथा स्टेज क्या होगा, सी तथा एफ के बीच रखेंगे, मतलब धीरे धीरे बिंब को ना आगे बढ़ाते जाते हैं। सबसे पहले स्टेज पे अनंत पे रखते हैं, फिर अनंत और सी के बीच में, फिर सी पर, फिर सी तथा एफ के बीच में, फिर एफ पर, और लास्ट में पी और एफ के बीच में रखते हैं। यानी 4, 5, 6 टोटल 6 केस में हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये देखेंगे। तो पहला केस आपका ये है जब आप अनंत पे बिंब को रखते हैं। ये बिंब जो है आपका अनंत पे रखा हुआ है। अनंत पे रखा हुआ है कैसे समझेंगे, डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं कि प्रतिबिंब मतलब बिंब से जो है आपतित किरण आ रही है वो डॉटेड लाइन से आ रही है। तो होगा क्या, 2 रे लेंगे हम लोग एरो से, ये जो है ना एरो अपर वाला पार्ट ए बी, ये वाला हम लोग वस्तु को दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और प्रतिबिंब जो बनेगी वो हम ए डैश बी डैश से बनाएंगे। ओके, तो ये हमारी वस्तु है, ये हमारी बिंब है, और ये हमारी प्रतिबिंब है। ए बी से जो रे किरण आ रहा है तो होगा क्या, ये टकराने के बाद हर जगह आई इज इक्वल टू आर यानी परावर्तन के लॉ को फॉलो करते हुए वापस आएगी। तो हम लोग पढ़े थे कि मुख्य अक्ष से जो समांतर किरण होती है वो फोकस से जाती है, तो यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण है तो फोकस से लौटेगी। तो दोनों रे जो है यहाँ पे कट गई, यानी एफ पे यहाँ इसका
वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। और इतना छोटा है, इसके बारे में देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनती है, तो फोकस पे बनती है। और प्रतिबिंब का साइज जो होगा अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के साइज का होगा। यहाँ आप देखिए बिंदु के साइज का है, प्रतिबिंब दिख भी नहीं रहा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो ये होता है वास्तविक और उल्टा बनता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण के केस में वास्तविक जो है वो 5 बार बनता ही बनता है, मतलब 5 बार जो है केस, 5 केस में ये वास्तविक बनता है। और एक केस में लास्ट वाला जो पढ़ेंगे आभासी बनेगा, इस वाले में वास्तविक नहीं बनेगा। अब ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जिसको आप स्क्रीन पे ला सकते हैं, यानी पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये तो फर्स्ट केस था जिसमें अनंत पे वस्तु रखे तो अनंत पे बिंब रखे तो प्रतिबिंब हमारी फोकस पे आई। अब दूसरे केस में क्या था कि सी से परे, यानी अनंत और सी के बीच में रखेंगे, यानी अनंत मान लीजिए ये वाला है पॉइंट और सी के बीच में रखेंगे। तो ए बी अगर हम वस्तु को रखे हैं, यानी बिंब को रखे हैं, तो 2 किरण भेजना पड़ रहा है। आप देखिए, एक किरण हम भेजे हैं मुख्य अक्ष के समांतर और एक किरण भेजे हैं सी को पास करते हुए। होगा क्या, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर भेजे हैं वो दर्पण से टकराने के बाद एफ से क्रॉस होते हुए, एफ से मतलब टकराने के बाद वो निकल जाएगी। और जो सी से भेजते हैं वो जैसे जाती है वैसे ही वापस आती है। तो ये दोनों किरण जहाँ पे टच हो रहा है ना, वहीं पे हमारी वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी। तो ए बी जो हमारा वस्तु था, यानी ये दोनों जो रे भेजे हैं, एक हमारा था मुख्य अक्ष के समांतर और एक था सी को पास करते हुए। ये दोनों रे जहाँ परावर्तन के बाद मिक्स हो रही है, मिल रही है, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो ए बी का वस्तु, ए बी जो दिख रहा है आपको, ये वस्तु है, यानी ये बिंब है। और प्रतिबिंब आपका जो है ये वाला है जो ए डैश बी डैश बन रहा है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि ए बी यहाँ सीधा है, ए डैश बी डैश उल्टा बना हुआ है। तो हर केस में उल्टा ही बनता है, बस लास्ट वाला जब आभासी बनेगा ना तब सीधा बन जाएगा। तो बाकी 5 केस में वास्तविक और उल्टा बनेगा और एक केस में आभासी और सीधा बन जाता है। तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब की पोजीशन कहाँ होगी, तो एफ और सी के बीच में होगा। तो चूंकि हम लोग इसको रखे कहाँ हैं, सी और अनंत के बीच में, अनंत और सी के बीच में रखे हैं, तो ये सी और एफ के बीच में बन जाती है। ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरे केस में हम अगर सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी, वस्तु अगर सी पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पे ही बनता है। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो सेम साइज का होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। देखते हैं। तो यहाँ पे सी पे रखा गया है वस्तु को ऊपर में, ए बी वस्तु है हमारा, इसे 2 फिर से रे भेजे हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष ये वाली लाइन होती है सी एफ और पी, जिस लाइन पे सी एफ और पी, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये मुख्य अक्ष होती है। सी वक्रता केंद्र, फोकस और पोल जिस लाइन पे बनी होती है उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष से समांतर जब भी रेज भेजेंगे, किरण भेजेंगे, तो वो दर्पण से टकराने के बाद एफ से क्रॉस होती हुई वापस चली जाती है। और दूसरा किरण हम भेजते हैं एफ से गुजरती हुई किरण भेजते हैं, तो जो दर्पण से टकराने के बाद वापस मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो ये दोनों किरण यहाँ मिल रही है, तो यहाँ इसका ए डैश बी डैश पे इमेज बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज आपका नीचे बन गया है, ए डैश बी डैश। तो इमेज और ऑब्जेक्ट यानी बिंब और प्रतिबिंब दोनों का सेम साइज होगा, लेकिन बस उस दोनों का ये जो होगा वास्तविक बनेगा और उल्टा बन जाएगा, मतलब बिंब ऊपर रहेगी और प्रतिबिंब नीचे रहेगा। अब चौथे केस में देखते हैं। चौथा केस क्या था, सी और एफ के बीच में, धीरे धीरे हम नज़दीक ला रहे हैं, पहले अनंत पे था, फिर सी और अनंत के बीच में रखे, फिर सी पे लाए, अब सी और एफ के बीच में जा रहे हैं। तो सी और एफ के बीच में जाएंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, धीरे धीरे वो पीछे आएगी, मतलब जैसे जैसे बिंब को आगे लाएंगे प्रतिबिंब पीछे चला जाएगा। वो भी हम बताते हैं स्ट्रिंग मेथड से कैसे समझते हैं। तो सी से परे जाएगा और प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। देखिए पहले बहुत छोटा था, फिर छोटा हुआ, फिर सेम साइज का हुआ, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, विवर्धित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा अभी भी होगा। देखते हैं कैसा फिगर है। तो अगर हम बिंब को सी और एफ के बीच में ले आए, ए बी यहाँ बहुत छोटा है, एक रेज फिर से पैरेलल भेजे हैं, पैरेलल भेजे, समांतर भेजे मुख्य अक्ष के, तो वो फोकस से टकराने के बाद वापस यहाँ पे चली गई, यहाँ आई है ए के पास। और दूसरा रेज हम भेजे हैं डायरेक्ट सी को क्रॉस करता हुआ, तो वो जो मिरर को टकराती है वो वापस ही चली जाती है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है वो क्या होती है, मिरर से टकराने के बाद वापस चली जाती है। तो वापस टकराने के बाद मिल रही है यहाँ पे,
तो ए बी का यानी ये ए बी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश उल्टा यहाँ बना है। लेकिन अब देखिए साइज इसका कितना छोटा है, तो यहाँ पे इसका साइज बड़ा बन रहा है, यानी बिंब से प्रतिबिंब का साइज ज़्यादा बड़ा बनने लगा। यानी यहाँ बहुत छोटा था, ये वाला बहुत छोटा, ये थोड़ा छोटा, यहाँ सेम साइज़ का। अब धीरे धीरे देखिए ये बड़ा होने लगा, यानी ये जो प्रतिबिंब है ये धीरे धीरे उल्टा तो है लेकिन ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब इसके बाद का जो केस है फिफ्थ केस में फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब को, सॉरी बिंब को फोकस पर रखेंगे। तो बिंब को जब फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, फिर से दो रेज भेजेंगे, एक रेज पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से होते हुए वो अनंत की तरफ चला जाएगा, और एक रेज फिर से सी को क्रॉस करने वाला भेजेंगे जो टकराने के बाद वापस आ जाती है। अब ये दोनों रे मिल तो नहीं रही है लेकिन पैरेलल जैसा फील करा रही है, यानी इससे हम समझते हैं कि फोकस पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे यानी बिंब को रखेंगे तो इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है उसका वो अनंत पर बनता है। ये जो केस है ये पांचवा केस और फर्स्ट केस एक ही है। इस दोनों को एक दूसरे का अपोजिट आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या था कि अनंत पर अब जब वस्तु को रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनती थी, फोकस पर बनती थी। अनंत पे वस्तु होता था तो फोकस पे हमारी प्रतिबिंब बनती थी। यहाँ उसका उल्टा है कि फोकस पे आप वस्तु को रखेंगे तो अनंत पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब छठा केस में देखते हैं। पांचवा केस देखिए कि फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनेगा, यानी बिंब को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो अत्यधिक विवर्धित होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। अब लास्ट केस जो इसका है पी और एफ के बीच वाला, जो दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब और विवर्धित यानी बड़ा होता है और आभासी और सीधा होता है, मतलब ओनली यही केस है जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। लास्ट केस देखते हैं। तो फोकस और पोल इस दोनों के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को यानी बिंब को रखते हैं ए बी को, तो ए बी को रखेंगे तो दो किरण देखिए फिर से हम कौन सा ले रहे हैं, एक तो सी को क्रॉस करने वाली जो टकराने के बाद वापस चली जाती है, तो ये टकराने के पास तो वापस चली गई, लेकिन डॉट डॉट करके हम इसको पीछे मिलाए हैं। और इसके बाद एक और किरण लिए जो कौन सा ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं पोल को पास करने वाली, तो पोल से जो टकराती है वो आई और आर को बराबर करते हुए वापस चली जाती है। इसी को हम पीछे ले गए हैं डॉटेड लाइन से, तो प्रतिबिंब हमारा कुछ यहाँ बना है ए डैश बी डैश। ये डॉटेड लाइन से इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है, इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बिंब हमारा छोटा है, प्रतिबिंब हमारा बड़ा है, यानी प्रतिबिंब तो बड़ा बनता है लेकिन वो आभासी बनता है, सीधा भी बनता है और आभासी बनता है। ये था टोटल 6 केस में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इस 6 केस को याद कैसे रखेंगे, तो देखिए एक सिंपल सा एक फिनोमेना है, स्ट्रिंग मेथड से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपका अगर अवतल दर्पण है और अगर ये मुख्य अक्ष है, तो जैसे जैसे आप इमेज को बिंब को जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे आपका जो प्रतिबिंब है वो दूर होता जाएगा। जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये दूर होता जाएगा। आप खुद देखिए, जब अनंत पे आपका बिंब था तो एफ पे फोकस पे बना था प्रतिबिंब, जब अनंत से थोड़ा नज़दीक आया तो फोकस से थोड़ा पीछे गया, फिर तीसरी बार जब अनंत से और सी के और क्लोज आए, सी के पास रख दिए तो प्रतिबिंब भी नीचे सी के पास बन गया, फिर सी से नज़दीक गया यानी सी और एफ के बीच में, तो सी से पीछे दूर होता गया। और जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब आपका दूर भी बनता जाएगा और बड़ा भी होते जाएगा। आप अगर बिंब को दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, और बिंब को जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे तो प्रतिबिंब दूर होता जाएगा और धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। ऐसे ही हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे एफ पे रखे तो अनंत पे चला गया प्रतिबिंब, और एफ और पी के बीच में रखे तो धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो गया और आभासी हो गया कि मिरर के उस साइड बन गया। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि एक चीज़ आप स्ट्रिंग मेथड से समझ सकते हैं कि अगर किसी कि बिंब को आप जैसे जैसे नज़दीक करेंगे प्रतिबिंब आपका वैसे वैसे पीछा चला जाता रहेगा। इसी को हम लोग स्ट्रिंग मेथड बोलते हैं, जो एक रस्सी मान के चलते हैं कि इस रस्सी को यहाँ भी बांध दिया और यहाँ भी बांध दिया, इस रस्सी को जैसे जैसे आगे लाएंगे ये पीछे होता जाएगा। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं और सीधा भी समझ सकते हैं। अब ये सारा केस जो पढ़े अवतल दर्पण में, ये उत्तल लेंस में हम लोग सेम पढ़ेंगे। उत्तल लेंस में एकदम सेम ये सारा 6 केस पढ़ेंगे, तो आगे जब वो आएगा हम डिस्कस करेंगे। इसको लर्न रखिए, या स्ट्रिंग मेथड से समझना है तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके अभी हम जस्ट जो बताए थे उसको स्ट्रिंग मेथड पे अप्लाई करिए, एक बार में आपको याद हो जाएगा। हाँ, आपको केस याद रखना है कि पांचों केस में वास्तविक बनता है और एक लास्ट वाला जो केस है आभासी और सीधा बनता है क्योंकि दर्पण के पीछे बन गया। इसका यूज़ भी हम लोग कहाँ करते हैं, तो सैलून वगैरह में
ये मिरर यूज़ होता है, या स्पा वगैरह में ये मिरर यूज़ होता है। अब आते हैं उत्तल दर्पण के केस में। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो किरण आरेख से देखने के लिए, तो इसमें दो केस होता है, एक केस और दूसरा केस। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, दो ही केस होता है। एक तो अनंत पे हम फर्स्ट केस क्या करेंगे, अनंत पे बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा जो बिंदु के साइज का होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो आभासी और सीधा होता है। इसमें दोनों केस में आभासी ही बनता है। और दूसरा केस क्या होगा, अनंत और दर्पण के ध्रुव के ध्रुव यानी पी के बीच रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, पी और एफ के बीच यानी दर्पण के पीछे बनेगा। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वो छोटा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, फिर से आभासी और सीधा होगी। ये दोनों केस यहाँ सामने हैं। अनंत पे है इसलिए डॉटेड लाइन से हम लोग शो किए हैं कि ये अनंत पे रखा हुआ बिंब आपका है ए बी अनंत पर। तो इससे क्या होता है, पैरेलल रेज, ये सारा परावर्तन के नियम से ही चलता है। पैरेलल रेज भेजे मुख्य अक्ष से समांतर, तो क्या हुआ, फोकस से मिलता हुआ प्रतीत हुआ, वापस चला गया वो, इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया आगे जाके। फिर मुख्य अक्ष के समांतर लाइन भेजे तो रेखा क्या हुआ किरण, वो आगे जाके ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाता हुआ एफ पे प्रतीत हुआ और वापस चला गया, यानी वो दूर चला गया किरण दर्पण से टकराने के बाद। तो ये दोनों रे को जहाँ मिलता हुआ प्रतीत हुआ यानी एफ पे, तो यहीं हम आपके प्रतिबिंब का छोटा सा प्रकृति बन जाएगा। लेकिन बस ध्यान रखना ये आभासी और सीधा ही बनेगा। फिर दूसरे केस में हम अगर मुख्य अक्ष पे ही रख दिए यानी पी और अनंत के बीच यानी अनंत के बहुत क्लोज ले आए बिंब को, तो बिंब से दो रे भेजे हैं, किरण भेजे हैं। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजे जो फोकस से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और दूसरा हम भेजे सी को मिलता हुआ प्रतीत होने वाला। तो क्या हुआ, डॉटेड लाइन से भेजा गया है, और ये दोनों जहाँ टच में आ रहा है वहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये ए बी जो है, ये जो ए बी आपको दिख रहा है यही आपको प्रतिबिंब बना रहा है। ए बी यहाँ पे बिंब है और ए डैश बी डैश जो है ये प्रतिबिंब बनाया है, और ये बहुत छोटा होता है, आभासी होता है। डॉटेड लाइन से इसलिए शो किया गया है। तो ये तो था दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अब ये गोलीय दर्पणों के लिए सूत्र क्या होता है, गोलीय दर्पणों के लिए सूत्र, तो दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला, यह बिंब दूरी यानी यू, प्रतिबिंब दूरी यानी भी और फोकस दूरी यानी एफ के बीच के संबंध को बताता है। कैलकुलेशन में फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल से इस पे बनता है कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। भी जहाँ पे क्या है आपका, तो भी है प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी u है, और f जो है फोकस दूरी। इसका एक फॉर्मूला है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं, यानी भी f और u में एक रिलेशन है जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र क्या होगा, तो 1/v + 1/u = 1/f। आवर्धन मैग्निफिकेशन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में कितना बड़ा या छोटा है, वस्तु की तुलना में कितना बड़ा हो गया या छोटा हो गया। m जो है कैसे निकालेंगे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी एच डैश डिवाइडेड बाई एच, यानी स्मॉल m = h'/h, या आप -v/u भी लिख सकते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जहाँ पे h डैश है और बिंब की ऊंचाई जो है h है, तो -v/u। भी क्या था, तो भी हमारा था प्रतिबिंब की दूरी पोल से, और u था स्मॉल u, वो है बिंब की दूरी पोल से। नौ m का मान जो है अगर ऋणात्मक कभी होता है तो आपको ये समझना है कि प्रतिबिंब हमारी वास्तविक और उल्टा होता है, और m का मान जब भी धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होती है। ये सब आपको याद रखना है। नौ गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं, आगे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। अभी देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। तो चिन्ह परिपाटी के लिए हम अगर अवतल दर्पण गोलीय दर्पणों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या है कि अगर कोई दर्पण है, अगर ये आपका ये दर्पण है पीछे पॉलिश किया हुआ है, तो P को ओरिजिन मानेंगे, P यानी P को पोल को, P जो ये पोल है इसको ओरिजिन मानेंगे। तो इधर वाला कितना होगा, इधर वाला सारा पॉजिटिव मानेंगे डिस्टेंस, और मतलब राइट साइड जो होगा ये पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट साइड जो होगा बाईं ओर की दूरी नेगेटिव, दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव, और ऊपर की दूरी जो होती है ना, ऊंचाई ऊपर की ओर जो होती है ना पॉजिटिव मानते हैं, और ऊंचाई नीचे की ओर जो होती है नेगेटिव मानते हैं। और आपतित प्रकाश की दिशा जो होती है हमेशा हम लोग बाएं से दाएं लेते हैं, बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, ये बिंब जो है हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। यही जो रूल्स है ना, इसी को कहते हैं चिन्ह परिपाटी। ये क्वेश्चंस बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बहुत यूजफुल रूल्स है, आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है
वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन होता क्या है? तो अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम जैसे वायु से दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करता है तो वह अपनी दिशा बदल लेता है, अर्थात मुड़ जाता है, और इस घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जाता है तो वो अपनी दिशा बदल लेता है, अर्थात मुड़ जाता है, या तो अविलंब से नज़दीक हो जाता है या तो अविलंब से दूर हो जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कांच का स्लैब रखा हुआ है, ऊपर वायु रखी हुई है, ये ऊपर वायु है, नीचे कांच का स्लैब है। एक किरण जा रही थी सीधे, वो सीधे ना जाके थोड़ा सा मुड़ गई है, फिर निकलते समय थोड़ा सा मुड़ गई है। तो डिस्टेंस, ये जो गैप आ गया है ना, इसको पैरेलल शिफ्ट बोलते हैं। तो ये आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अपवर्तन देखने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अब आते हैं अपवर्तन के नियम, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला नियम क्या है? जैसे परावर्तन के नियम थे उसी प्रकार सेम है अपवर्तन के भी नियम। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ? आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई जो होगा, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, ये दोनों बराबर होगा, यानी साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, यानी साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। 9, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये क्या है? यह दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। मतलब दो माध्यम जो होती है जिसमें अपवर्तन, यह दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। यह बताता है कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल पहले माध्यम की तुलना में कितनी कम है या अधिक है। यानी एक तरह का अनुपात ये चालों का होता है और ये तुलना करता है कि कौन सी कम चाल है या अधिक है। n21 यानी n21 अगर कैलकुलेट करेंगे तो माध्यम n21 होगा क्या? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी v1 बाय v2, ये n21 होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन यानी डेंसर मीडियम कहते हैं। जैसे वायु डेंसर मीडियम नहीं है, वायु से ज़्यादा डेंसर मीडियम क्या हो जाएगा? जल। वायु से ज़्यादा हो जाएगा जल, वायु से ज़्यादा जल हो जाएगा और जल से ज़्यादा हो जाएगा कांच। तो ये सारा सघन मीडियम का एग्जाम्पल है। तो अब है जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कांच से ज़्यादा जल का हो जाएगा विरल माध्यम, और जल से भी ज़्यादा विरल कौन सा होगा? वायु हो जाएगा, रेयर मीडियम कहते हैं। अब आते हैं गोलीय लेंस पे। तो स्फेरिकल लेंस ये क्या होता है? तो स्फेरिकल लेंस बनता कैसे है? अगर आप कोई दो सॉलिड स्फेयर अगर आप टच में लाएं और अगर इसके इस पार्ट को कट कर लें, ये वाला पार्ट निकाल दें बाहर, तो क्या बन जाएगा? जो बचा है उसी को उत्तल लेंस कहते हैं। ये वाला फिगर बन जाएगा, ये वाला। और अवतल लेंस कैसे बनेगा? अगर दो स्फेयर को आप थोड़ा दूर दूर रखें जो सॉलिड स्फेयर है, और इस दोनों को ज्वाइन कर दें और ये वाला पार्ट कट कर दें, तो ये जो बच जाएगा बीच वाला पार्ट, ये वाला क्या बन गया? ये बन गया अवतल लेंस। तो दो तरह के हमारे पास गोलीय लेंस होते हैं, स्फेरिकल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी क्रिया यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस पे जब भी आप पैरेलल रेज डालिएगा, पैरेलल रेज जब भी उत्तल लेंस पे आता है तो वो उत्तल लेंस से क्रॉस होने के बाद पास जब करता है तो एक बिंदु पे जाके मिला देता है उसको। सारे जो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी रेज भेजा जाता है, किरण भेजा जाता है, वो एफ पे उसको सारा को वो अभिसारित कर देता है, यानी मिला देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इस पे पैरेलल रेज भेजिएगा तो ये क्या करेगा? इसको दूर दूर भेज देगा, इसको दूर दूर भेज देगा।
और ये आगे तो मिलाएगा नहीं, तो पीछे मिलाता हुआ प्रतीत होगा, यानी इसको इसीलिए अपसारी क्रिया यानी अपसारी लेंस कहा जाता है। ये मिलाता नहीं है, मिलाता हुआ प्रतीत होता है, दूर भेज देता है। अब देख लेते हैं विशेषता क्या है। तो विशेषता उत्तल लेंस का यानी कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस का क्या है। उत्तल लेंस को पहचानने की बहुत अच्छी बात है कि ये साइड में धंसा हुआ होगा, ये इस तरफ दोनों तरफ देखिए धंसा हुआ और बीच में मोटा होता है, और अवतल लेंस बीच में धंसा हुआ होता है, साइड साइड में मोटा होता है। यहाँ देखिए कितना मोटा है और अंदर में बीच में पतला होता है, साइड में मोटा बीच में पतला। अब यहाँ पे देख रहे हैं उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का जो है वो विशेषता क्या होती है, संरचना कैसे होगी, अभी जस्ट बता रहे थे। बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला होगा, और ये बीच में पतला होगा अवतल लेंस और किनारों पर मोटा होगा। प्रकृति कैसी होगी, अभी सारी अभी जस्ट बताए, कन्वर्ज कर देता है यानी किरणों को एक बिंदु पे मिलाने केंद्रित कर देता है, किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने की जो प्रक्रिया है अभिसारी यानी कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए इसको कहते हैं। अपसारी यानी डाइवर्जिंग, तो किरणों को फैलाने की जो क्रिया है ना ये कर देता है अवतल लेंस, इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। अब है प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, तो वास्तविक भी बनाएगा और आभासी भी बनाएगा। आपको याद होगा जब हम लोग अवतल दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण, तो ये बताए थे कि अवतल दर्पण में जितनी भी प्रक्रिया थी, इमेज का फॉर्मेशन वाला पार्ट था, वो टोटल का टोटल उत्तल लेंस जैसा वो मैच करता है। और उत्तल उत्तल दर्पण में जो पढ़े थे, उत्तल दर्पण में वो सारी की सारी मैच करेगी इससे अवतल लेंस से। तो यहाँ पे देखिए उसमें पढ़े थे ना कि वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, और टोटल 6 केस में बनाता था। यहाँ भी हम लोग 6 केस पढ़ेंगे, जिसमें 5 केस हो जाएगा वास्तविक और एक केस होगा आभासी लास्ट वाला। और यहाँ पे अवतल लेंस में क्या, उसमें वहाँ पे 2 केस पढ़े थे, दोनों पढ़े थे आभासी और सीधा, तो वैसे ही यहाँ भी पढ़ेंगे। तो उत्तल दर्पण में जो पढ़े थे ना वही चीज़ अवतल लेंस में पढ़ेंगे कि हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, यहाँ सब। और अवतल लेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, तो चश्मों में निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के लिए निवारण के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब गोलीय लेंसों के लिए महत्वपूर्ण किरणें, इंपॉर्टेंट रेज फॉर स्फेरिकल लेंसेज, क्या क्या है। तो गोलीय लेंस यानी उत्तल और अवतल लेंस, हमारे पास 2 तरह के लेंस गोलीय हैं, और प्रतिबिंब बनाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हीं 2 किरणों का उपयोग किया जाता है। तो जैसे हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे, उसी तरह यहाँ पे दर्पण में जो पढ़े थे किरणों के किस प्रकार किरणों का यूज़ करते हैं जिससे कि रे डायग्राम बनाते हैं, किरण आरेख बनाते हैं, उसी तरह यहाँ लेंस में भी देखना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर में क्या पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर कभी भी कोई किरण लेते हैं तो फोकस से पास करती है। तो देखिए यहाँ 2 फोकस होगा, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 गोला से बनाया ना, ये 2 स्फेयर से बना है, इसीलिए 2 फोकस होती है। पहला फोकस ये हो जाएगा, पहला फोकस आपका ये फर्स्ट वन हो जाएगा, पहला फोकस, ये दूसरा फोकस। तो दूसरा फोकस जनरली जो उत्तल लेंस का होता है ना मेन फोकस कहलाता है। इसलिए जब भी आप पैरेलल रेज भेजेंगे ना, मुख्य अक्ष के समांतर रेज भेजेंगे, तो दूसरे फोकस से F2 से पास करती है, और अगर अवतल लेंस में भेजते हैं तो दूसरे फोकस से दूर होती हुई चली जाती है, यानी पहले फोकस पे उल्टा करके वो मिलती है डॉटेड लाइन से, इसलिए तो आभासी प्रतिबिंब बनाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब भी भेजेंगे वो फोकस को या तो मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे जस्ट यही है कि अगर आप जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस में मुख्य फोकस यानी F2 से होकर गुजरती है, और अवतल लेंस अगर होता तो मुख्य फोकस F1 से अपसरित यानी डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती है। ये तो था पहला केस। अब देखते हैं अगर मुख्य फोकस से गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण अगर लेते हैं तब क्या होगा, देखते हैं। तो अगर मुख्य फोकस से आप पास करवाते हैं, जस्ट उसका फर्स्ट वाले केस का अपोजिट, कि अगर आप पैरेलल रेज लिए तो वो फोकस से पास की, तो उल्टा इसका क्या होगा, अगर फोकस से लेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ है कि फोकस से अगर पास करवाए तो आगे जाके वो मुख्य अक्ष के समांतर हमारा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। या यहाँ पे मुख्य फोकस से पास करता हुआ अगर लिए तो आगे जाके वो पैरेलल हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जो किरण उत्तल लेंस में मुख्य फोकस यानी F1 से होकर गुजरती है या अवतल लेंस में मुख्य फोकस F2 की ओर से निर्देशित होती है, वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जस्ट अभी बता रहे थे। 9 तीसरा है कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण अगर लेंगे तो रे जो पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो जो लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है वही हमारा दर्पण में क्या था, वो पोल था यानी ध्रुव था। तो जैसे वहाँ था कि ध्रुव से पास कराएंगे तो सेम टू सेम वो एंगल बना के वापस आ जाता है, तो वहाँ पे पोल से था। लेकिन अगर वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से पास करवाते थे तो बिना एंगल चेंज की वो सीधा चला जाता था टकराने के बाद। वैसे ही यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है,
प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं कोई किरण को, तो वो सीधा का सीधा चला जाता है, कहीं मुड़ती नहीं है। ये दोनों केस में होगा, उत्तल में भी और अवतल में भी। तो जो किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी ओ से होकर गुजरती है वो अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन यानी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। अब नेक्स्ट क्या है, किरण आरेखों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रे डायग्राम देखते हैं। ये प्रतिबिंब की स्थिति यानी कहाँ बनता है और आकार कैसा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा या समान होगा, का पता लगाने में मदद करते हैं। ये हमें यह निर्धारित करने में मदद करते हैं, एक तो फ़ायदा ये है, और दूसरा महत्व क्या है कि ये हमें निर्धारित करने में मदद करते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक होगी यानी रियल होगा, उल्टा होगा इन्वर्टेड होगा, कि आभासी होगा वर्चुअल होगा या सीधा होगा। यानी एक चीज़ ध्यान रखना है, वास्तविक जब भी बनेगी वो उल्टा ही बनेगी। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है मिरर में या लेंस में वो उल्टा होता है, और आभासी अगर बनेगा तो वो सीधा होता है। आभासी बना तो सीधा होगा, वास्तविक बना तो उल्टा होगा, ये हमेशा साथ साथ होता है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अब उत्तल लेंस में देखते हैं प्रतिबिंब जो बनता है उसका किरण आरेख क्या होगा। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना का किरण आरेख, तो ये भी 6 केस में बनेगा। पहले केस में सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे वैसे ही सेम है। पहले केस में अनंत पे रखेंगे, दूसरे में अनंत और फोकस के बीच में रखेंगे। फिर 2f अनंत और 2f के बीच, वहाँ पे c था ना, अनंत और c के बीच रखते थे, यहाँ c जो है यही 2f1 बन गया, तो ये यहाँ पे रखेंगे। थर्ड वाले केस में हम 2f पे रखेंगे, 2f1 पे। तो फोर्थ वाले केस में हम f1 और 2f1 के बीच रखेंगे। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अनंत पे रखे, फिर 2f के पार, फिर धीरे धीरे आगे फोकस पे, उसके बाद चौथे केस में फोकस पे रखते हैं। चौथे केस में था कि f1 तथा 2f1 के बीच रखेंगे। पांचवें केस में हम क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फोकस f1 पे रखेंगे। और छठे केस में हमारा हो जाएगा फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र यानी O के बीच रखेंगे। ये सारा था बिंब की स्थिति, ये बिंब की स्थिति था। और प्रतिबिंब की स्थिति इसी तरह से बनेगा, स्ट्रिंग मेथड यहाँ भी यूज होगा, जैसे हम दर्पण में बताए थे वैसे ही लेंस में भी होगा। प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज जो है एकदम सेम टू सेम सेशन जैसे पढ़े थे अवतल दर्पण में वैसे ही होगा। सबसे पहले अत्यंत छोटा, फिर बिंदु के आकार का, फिर छोटा, फिर समान साइज का, उसके बाद विवर्धित यानी बड़ा होता था, फिर असीमित रूप से बड़ा होता था, फिर अत्यधिक विवर्धित, और लास्ट में बहुत बड़ा हो जाता है, यानी छोटा से बड़ा होते जाएगा धीरे धीरे। अब केस में भी देखिए आप, प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक और उल्टा, ये 5 केस में बनेगा। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 3, 4, 5 केस में वास्तविक और उल्टा बनता है। और छठा जो लास्ट केस है उसमें आभासी और सीधा बनता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, वास्तविक जब भी बनता है, हम जस्ट इससे पहले भी बताए थे, वास्तविक जब भी बनता है वो प्रतिबिंब उल्टा होगा ही होगा। यानी चाहे वो दर्पण में हो चाहे वो लेंस में हो, वास्तविक जब भी बनेगा रियल बना यानी वो इन्वर्टेड है, और आभासी यानी वर्चुअल बना तो वो इरेक्ट है। आभासी बनेगा तो सीधा होगा और वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा, ये ध्यान रखना है। अब आइए केस देखते हैं। ये हमारा पहला केस है। पहला केस में अनंत से आ रहा है प्रकाश, डॉटेड लाइन से शो करेंगे, तो ये दर्पण से टकराने के, यहाँ लेंस स्थिति लेंस की पड़ रहा है ना, तो लेंस से टकराने के बाद वो, लेंस से पास करने के बाद वो फोकस पे केंद्रित कर देगा और फोकस पे ही सारा इमेज बना देगा। मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो इमेज बहुत हमारा छोटा होगा और उल्टा बनेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वास्तविक सारे केस में, पांचों केस में वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। दूसरे केस में हम जैसे ही 2f1 और अनंत यानी अनंत और 2f1 के बीच यहाँ रखे हैं वस्तु को, AB को, तो 2 रे लेके बनाते हैं। एक रे हम ले लिए हैं पैरेलल वाला, तो पैरेलल वाला फोकस से जाएगा, और एक ले लिए हैं O वाला, तो O वाला तो यानी अप्रकाशिक केंद्र से तो सीधा चला जाता है। ये दोनों जहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे मिला तो इसी पॉइंट पे A' B' यानी हमारे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अनंत पे थे तो फोकस पे बना, अनंत से थोड़ा आगे आए और 2f1 के पीछे बनाए हैं, तो यहाँ भी 2f2 के पीछे बनेगा। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब हमारा F से खिसक के पीछे हुआ, उसी तरफ देखिए फिर से आगे बढ़े, यानी 2f1 पे बढ़े, वहाँ पे क्या होता था, C पे रखते थे तो C पे बनता था। वही चीज़ यहाँ ये भी है दर्पण के ही जैसा कि C पे रखते थे तो C पे ही बनता था सेम साइज का। तो यहाँ भी सेम टू सेम वही है कि 2f1 पे अगर आप प्रतिबिंब को रखेंगे थर्ड केस में, तो ये सेकेंड केस था आपका, तो थर्ड केस में क्या होगा कि 2f1 पे रखेंगे तो सेम साइज का A' B' जो है वो 2f2 पे बन जाएगा। एक रे आप लिए हैं पैरेलल, तो वो F1 से क्रॉस होके यहाँ आ गया, और एक O से पास करने वाला रे लिए हैं जो सीधा चला जाता है, दोनों जहाँ टकराएगा वहीं हमारा इमेज बन रहा है।
चौथा केस में आप क्या किए हैं, आप C1 पे यानी 2F1 पे रख चुके हैं, तो 2F1 से आगे बढ़ेंगे, 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे। अच्छा, ये 2F1 और F1 क्या है, तो ये F1 जो है मुख्य फोकस है और F2F1 जो है ये वक्रता केंद्र यानी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये चूंकि लेंस है तो लेंस तो दो स्फेयर से बना होता है, एक इधर का स्फेयर एक इधर का स्फेयर, तो इसीलिए हम लोग दो F1 और दो F2 यूज़ करते हैं, यानी F1 F2 F1 2F1 F2 2F2 ऐसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे केस, फोर्थ केस में क्या किए, तो 2F1 और F1 के बीच जो इमेज मतलब बिंब को यानी वस्तु को रखे, तो क्या हुआ, हमारा प्रतिबिंब भी 2F2 के पार चला गया, A डैश B डैश। अब धीरे धीरे ये बड़ा बनने लगा, यहाँ पे सेम साइज का हो गया था, शुरुआत में सबसे छोटा था, यहाँ पे सबसे छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर यहाँ पे और सेम साइज का हो गया। अब यहाँ पे धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, यानी ए बी से ज़्यादा बड़ा, लगभग 1.5 गुना 2 गुना का बन जाता है A डैश B डैश, और लेकिन उल्टा और वास्तविक ही बनेगा। और फिर लास्ट इसके बाद पांचवा जो केस है उसमें हम क्या करते हैं, F1 पे बिंब को रख देते हैं। तो बिंब को रखे F1 पे, एक रे लिए O से पास करने वाला जो सीधा चला जाएगा, और एक पैरेलल रेज लिए हैं जो F से क्रॉस करके F से वो टकरा के जाएगा, तो डॉटेड लाइन से शो किए हैं कि वो आगे जाके कहीं मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा आगे जाके मिलता है। जो केस बताए फिफ्थ वाला केस में क्या होता है, वास्तविक और उल्टा तो बनता है लेकिन असीमित रूप से बड़ा बनता है। और अब आते हैं लास्ट केस पे, तो लास्ट हमारा केस क्या था, जिसमें आभासी और वास्तविक नहीं, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता था। तो इस लास्ट केस में यानी सिक्स्थ केस में करते क्या है, हम लोग बिंब को रखेंगे ए बी यानी F1, ए बी बिंब जो है हमारी वो F1 और O के बीच में रखेंगे। तो होगा क्या कि पैरेलल रेज जो लेते हैं यानी एक समांतर किरण जो लिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, वो F1 से F2 से टकराने के बाद वो दूर चला जाता है, तो आगे तो मिलेगा नहीं O से वो, क्योंकि O से किरण जो पास करने वाला है वो तो सीधा चला जाता है, ये कुछ इधर चला गया और ये कुछ इधर चला गया, ये दोनों आगे जाके तो कहीं मिलेगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं, पीछे आभासी रूप से मिलाते हैं। तो आभासी रूप से जो मिला डॉटेड लाइन से, तो ये कुछ यहाँ जाके मिला A डैश B डैश पे, तो A डैश B डैश ये हमारा प्रतिबिंब बना। डॉटेड लाइन से इसलिए शो किए हैं क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है और लेंस के एक ही साइड बनता है, जिस साइड में प्रतिबिंब बिंब है उसी साइड में प्रतिबिंब भी बनता है। तो ये लास्ट केस था जिसमें कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और ये सारा केस 6 केस जो था एकदम सेम है जैसा कि आप सारा दर्पण में पढ़े थे, मतलब अवतल दर्पण का सारा केस उत्तल लेंस में होता है। अब आते हैं अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब है उसका बनना देखने के लिए किरण आकेश। तो ये आप एग्जैक्टली सेम समझिए, अवतल लेंस वाला जो सारा उत्तल दर्पण यानी अवतल लेंस का सारा केस एकदम सेम टू सेम होगा उत्तल दर्पण के जैसा ही। तो उत्तल दर्पण का केस अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण का केस अवतल लेंस से मिक्स होता है, मैच करता है, और यहाँ जो उत्तल लेंस वाला पढ़े तो उत्तल लेंस का सारा केस जो है अवतल दर्पण से मैच करता था। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख। तो ये 2 केस में बनेगा जो कि उत्तल दर्पण में भी बनता था। देखते हैं ये 2 केस कौन कौन सा होता था। तो एक पहला केस है कि अनंत पे अगर आप रख देंगे, बिंब की स्थिति अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस F1 पे बनेगा, और प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज क्या होगा, तो अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो इसमें दोनों केस में आभासी और सीधा ही बनता है। देखिए दोनों केस में आभासी और सीधा ही है। दूसरा क्या होगा, अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी O के बीच रखेंगे तो हमारे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी बिंब को जब हम अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है वो, और ये छोटा ही बनता है, और प्रतिबिंब की साइज जो होती है, प्रकृति जो होती है आभासी और सीधी ही बनती है। तो एक देखिए आप, पैरेलल रेज जब अनंत से आता है तो क्या कहाँ, वो तो ऊपर चला जाएगा, अभिसारी लेंस है, ये अवतल लेंस जो होती है अभिसारी लेंस होती है, तो ऊपर चली जाती है, मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, लेकिन ज़बरदस्ती इसको पीछे से क्रॉस करके आके मिलाना पड़ेगा, और ये F1 पे जो इमेज बनाएगी ये आभासी और सीधा और अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु आकार का होगा। और 2F1 और F1 के बीच अगर हम बिंब को रखते हैं यहाँ पे, तो बिंब से 2 रे जब हम भेजेंगे तो फिर से ये दूर चला जाएगा, और एक रे तो हम पैरेलल लिए तो वो फोकस से मिलता हुआ प्रतीत हुआ, और जो दूर चला गया था उसी को वापस मिलता हुआ प्रतीत हो के वापस लाए। और दूसरा जो है O यानी प्रकाशिक केंद्र से पास कराए, तो वो दोनों जहाँ पे मिला
वो दोनों जहाँ पे मिला वहीं पे हमारी प्रतिबिंब बन गई, यानी ये प्रतिबिंब बन गई ए डैश बी डैश, आभासी और सीधा ही है और बहुत छोटा है। तो ये दोनों केस एग्जैक्टली सिमिलर है, उसी के जैसा है, उत्तल दर्पण के जैसा। तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस का केस एकदम सेम होता है। नौ अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो लेंस सूत्र है और आवर्धन है। लेंस सूत्र और आवर्धन क्या होता है, तो लेंस फार्मूला क्या होता है, ये भी एक रिलेशन होता है भी यू और एफ में। जैसे दर्पण सूत्र था वैसे ही लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र जो होता है क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। भी यू और एफ के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, वैसे फिर से हम बता रहे हैं। भी जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है पोल से, यानी ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होगा तो ऑप्टिकल सेंटर से। यू जो हो गई वो बिंब की दूरी होती है, और एफ जो होता है वो फोकस दूरी होती है। नौ आवर्धन क्या होता है, स्मॉल एम, ये भी ऑलरेडी डिस्कस किए थे मिरर में, तो मतलब दर्पण वाले पार्ट में, परावर्तन वाले पार्ट में। एम जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है एच डैश डिवाइडेड बाय बिंब की ऊंचाई, यानी एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच होता है, जो भी बाई यू होता है। अब लेंस की क्षमता देखते हैं। पावर ऑफ अ लेंस कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने यानी अभिसरित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है ना, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को कितना वो अभिसारित कर सकता है या कितना अपसारित कर सकता है, इसकी जो क्षमता होती है उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह फोकस दूरी यानी f का व्युत्क्रम होती है, यानी p जो होता है 1/f होता है। बस आपको ध्यान रखना है f को आपको मीटर में लिखना है, सेंटीमीटर में दिया रहेगा, कन्वर्ट करके उसको मीटर में लिखना है, जहाँ f मीटर में होगी। अब इसका एसआई मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा, कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की हमेशा क्षमता जो होती है ना पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की आगे आगे जो चैप्टर आई वाले चैप्टर में, मानव नेत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग दृष्टि दोष भी देखेंगे। तो देखेंगे किस आई प्रॉब्लम वाले को प्लस वाला पावर लगता है, तो उत्तल लेंस कौन सी लगती है, किस पावर की लगती है, वो वाला भी डिस्कस करेंगे। तो धनात्मक कभी भी अगर किसी के चश्मे की जो पावर है अगर धनात्मक है यानी पॉजिटिव है, तो आप समझ जाइए कि वो उत्तल लेंस का पावर की चश्मा पहनता है। और अवतल लेंस अगर वो उसके चश्मे में लगा हुआ है तो वो ऋणात्मक पावर वाली होगी। उल्टा भी सही है कि ऋणात्मक पावर होती है तो अवतल लेंस का वो ग्लास होगा। तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है यानी नेगेटिव होती है ना। अब चिन्ह परिपाटी है, दोनों का एक साथ पढ़ लेते हैं यहाँ पे फिर से। ये वाला फिगर ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे हम कि जब भी हम लोग राइट साइड में जाएंगे, मतलब हम लोग पोल या ऑप्टिकल सेंटर जो भी है, मिरर में जो पोल होता है, दर्पण में जो पोल होता है, वही हमारा लेंस में ऑप्टिकल सेंटर ओ हो जाता है। जब भी हम लोग दाईं ओर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, ये एकदम कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह होता है पॉजिटिव। और अगर आप इधर जाते हैं इस साइड मतलब बाईं ओर तो नेगेटिव, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव। और आपतित प्रकाश की किरण हमेशा बाईं से दाईं की ओर रखेंगे, बिंब हमेशा बाईं की ओर रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं इसमें, तो गोलीय दर्पणों और लेंसों दोनों के लिए जो होती है ये नियम समान लागू होते हैं, यानी गोलीय दर्पणों और लेंसों दोनों के लिए समान नियम लागू होते हैं। मूल बिंदु यानी ओरिजिन, दर्पणों के लिए जो ध्रुव होता है ना, मूल बिंदु ध्रुव को माना जाता है। और लेंस के लिए ध्रुव मतलब मूल बिंदु जो होता है वो प्रकाश के केंद्र को माना जाता है। यानी मूल बिंदु ओरिजिन जहाँ से सारा डिस्टेंस मेजर होगा, यू भी एफ, ये सारा का डिस्टेंस जो मीज़र होता है वो मूल बिंदु से ही यानी ओरिजिन से ही होता है। तो ओरिजिन किसको माना जाएगा, तो दर्पण अगर है तो पोल को मान लीजिए यानी ध्रुव को मान लीजिए, और अगर आपका लेंस है तो प्रकाशिक केंद्र यानी ओ को मान लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर को। अब मुख्य अक्ष क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस, तो मुख्य अक्ष को क्षैतिज एक्स अक्ष के रूप में लिया जाता है। मुख्य अक्ष क्या होती है वैसे, अगर कोई भी दर्पण है तो जैसे वो जो लाइन होती थी जिस पे पी भी होता था, एफ भी होता था और सी भी होता था, अगर वो लेंस के केस में है तो लेंस में जिस पे F1, 2F1, F2, 2F2 ये सारा ये जो पॉइंट होता था ना जिस लाइन पे, उसी लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। अब है बिंब की स्थिति, तो ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, ये क्या होगा, तो बिंब ऑब्जेक्ट को हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखा जाएगा। ये ध्यान रखना है ऑलवेज कि बिंब को हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि बिंब से प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आता है, बिंब से प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आता है। अब दूरी का मापन में क्या पढ़ना है, तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, सभी दूरियां हमेशा मूल बिंदु यानी P, दर्पण के केस में तो P, और प्रकाशीय केंद्र ये लेंस के केस में था, से मापी जाती है। यानी
सभी दूरियां हमेशा मूल बिंदु से मापी जाती है। अब चिन्ह का निर्धारण में क्या है, डिटरमाइनिंग द साइन, उसमें क्या है, तो चिन्ह का निर्धारण कैसे करते हैं, दिशा क्या है, नियम क्या है और चिन्ह क्या है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मूल बिंदु से आपतित प्रकाश की दिशा सामान्यतः दाईं ओर में मापी जाती है, मापी गई दूरियां होती है जो धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, तो मूल बिंदु से अगर आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत है तो सामान्यतः बाईं ओर मापी गई दूरियां वो ऋणात्मक होंगी। अब है मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर, ये सारा चिन्ह परिपाटी है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिक्चर के साथ। तो मुख्य अक्ष के लंबवत यानी ऊपर की अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊंचाई जो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जाती है वो पॉजिटिव होती है, और मुख्य अक्ष के लंबवत अगर नीचे जाते हैं तो वो क्या होता है, नीचे की ओर जो मापी गई दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। ये चिन्ह परिपाटी ही था और कुछ नहीं है, उसी का चार्ट बना हुआ था। विभिन्न दूरियों के लिए चिन्हों का उपयोग, तो साइन एप्लीकेशन फॉर डिस्टेंसेस देखते हैं क्या है। किरण आरेख में हमेशा बाईं ओर वस्तु रखी जाती है, एकदम ध्यान रखना है। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो हमेशा ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, एक्स्ट्रा ये इसीलिए बनाए हुए हैं ताकि न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको बहुत सुविधा हो। किरण आरेख में हमेशा बाईं ओर वस्तु रखी जाती है, इसलिए आपतित प्रकाश बाईं से दाईं ओर होता है। अब बिंब दूरी यानी यू क्या होता है, चूंकि बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिंब हमेशा कहाँ रखा जाएगा, तो बाईं ओर रखा जाएगा जो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा है, इसलिए बिंब दूरी यू हमेशा ऋणात्मक होती है। यानी यू को हमेशा हम जब भी इसका वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव में ही पुट करेंगे, जब भी वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव में पुट करेंगे, चाहे वो दर्पण हो या लेंस, कोई भी हो, बिंब हमेशा यानी यू को हमेशा आपको नेगेटिव ही पुट करना है। अब फोकस दूरी एफ के बारे में देखते हैं। तो फोकस दूरी को अब क्या पुट करते हैं, तो दर्पण या लेंस की स्थिति में प्रकृति कैसा होगा, और फोकस दूरी का चिन्ह या कारण, चिन्ह और कारण। तो अवतल दर्पण के केस में अभिसारी प्रकृति होती है तो ऋणात्मक पुट करते हैं, यानी फोकस को माइनस नेगेटिव मानते हैं। उत्तल दर्पण के केस में अपसारी का केस होता है तो उसमें धनात्मक मानते हैं। उत्तल लेंस के केस में अभिसारी होता है तो पॉजिटिव मानते हैं, और अवतल लेंस के केस में अपसारी होता है तो ऋणात्मक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभिसारी के केस में हमेशा ऋणात्मक होता है, अभिसारी अगर दर्पण का केस है तो ऋणात्मक, अभिसारी अगर लेंस का केस है तो धनात्मक। अब देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का कारण क्या है कि फोकस दूरी चूंकि बाईं ओर है तो नेगेटिव ले लिए, दाईं ओर है तो पॉजिटिव ले लिया। तो फोकस दाईं ओर होता है, परावर्तित किरण दाईं ओर प्रतीत होती है। फोकस दाईं ओर होता है, अपवर्तित किरण देखिए ये पॉजिटिव था क्योंकि दाईं ओर है, अब फिर से दाईं ओर है तो पॉजिटिव है, यानी जब भी दाईं तो पॉजिटिव, और ये ऋणात्मक क्यों लिया गया, क्योंकि बाईं ओर है तो नेगेटिव, यानी कोई भी अगर लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है मेनली। अब प्रतिबिंब दूरी भी के बारे में देखते हैं। तो धनात्मक होगी कब, यदि प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है, यानी दाईं ओर बन रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, बाईं ओर बन रहा है तो नेगेटिव लेंगे। आपतित प्रकाश की दिशा में और आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब भी जब भी होगी तो हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे। और ऋणात्मक कब होगा, यदि प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, यानी आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम लोग इसके नेगेटिव वैल्यू को यूज़ करते हैं, यानी ऋणात्मक लेते हैं। यानी भी कब पॉजिटिव रहेगा, जब दाईं ओर होगा भी पॉजिटिव होगा, और जब बाईं ओर होगा तो भी नेगेटिव पुट करेंगे। ऊंचाई h और h डैश में है, ऊंचाई h और h डैश का, तो ऊंचाई कैसा है, कारण क्या होगा और चिन्ह क्या होगा। तो बिंब की ऊंचाई अगर h, तो बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, सीधा हो गया तो धनात्मक पॉजिटिव है, यानी ऊपर हम लोग जैसे चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, कि अलग अलग से ये पी का एच का यू का भी का, उसी तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एच और एच डैश का क्या है कि अगर जब भी आप ऊपर रख रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, और अगर आप वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है तो वो नीचे की ओर बनेगा, इसीलिए इसको नेगेटिव लेंगे। यानी आभासी में आपको पॉजिटिव लेना है, और वास्तविक यानी उल्टा जब बनेगा तब नेगेटिव लेना है। वास्तविक चूंकि उल्टा बनता है तो नेगेटिव यानी नीचे लेना है। ऊंचाई और कारण, तो आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई एस डैश जो होती है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसीलिए क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। चिन्ह परिपाटी जो है भौतिकी के सूत्रों में दूरियों को सही ढंग से रखने और सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारा जो एक्स्ट्रा चीज़ बताए वो सारा न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लॉट ऑफ थैंक्स वाचिंग लिसनिंग फॉर वाचिंग लिसनिंग
and subscribing. A lot of thanks, all of you.